हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 कवर करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में। और जो टॉपिक है इसमें वो है मौलिक अधिकार व कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व, इससे संबंधित हम सारे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले 3 टेस्ट डल चुके हैं, आप सभी को पता होगा। और कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से बीच में एक दिन और गैप हो गया था। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहे ये सीरीज़। हमें मालूम है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी को पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड शेयर कर दीजिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज़ बहुत कम जगह पर मिलती है। वैसी सीरीज़ जो होती हैं टेस्ट नॉर्मली कि पॉलिटी के टेस्ट हैं या बाकी सारे टेस्ट हैं, मिक्सचर मिल जाता है। लेकिन ये क्या है, ये टॉपिक वाइज है, तो इससे आपको, अगर आप एक बार को कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, वैसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इसी पर डिपेंड रहिए, पढ़ना सच में ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वनडे एग्जाम में आप जाना चाहते हो और आपने सच में नहीं पढ़ पाए हो, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, आप ये सारे टेस्ट 2 बार लगा लीजिए, डेफिनेटली आपका 90% एग्ज़ाम जो है वहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ की अगर नीड है तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का, लेकिन अगर नहीं वहाँ से किसी को लेना है, क्योंकि सब लोगों को ना आसान वाला काम ज़्यादा पसंद है, तो ये नंबर है, एक सेकंड में इसका कलर चेंज करूँ, यस, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, उससे वहाँ से ईजिली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शंस है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर नीति निदेशक तत्व। तो जो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, वो है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ये अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर विचार करने का जो है विचार प्रकट किया गया था? क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा? तो यह विचार प्रकट किया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है पेश की गई थी, द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार प्रकट किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1931 के कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। एक फैक्ट इस पे इम्पोर्टेंट है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वह अधिवेशन कौन से नंबर का था या फिर कौन सा था, मतलब कब हुआ था, एंड किसने वह प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में? भाग 3 में फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, इसलिए इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र किस देश में जारी किया गया था? तो अधिकारों से संबंधित जो पहला लिखित पत्र था वह इंग्लैंड में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, इसीलिए मैंने ऊपर इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था 2 बार बोल करके कि भारत का मैग्ना कार्टा, यानी कि इससे पहले भी मैग्ना कार्टा का अस्तित्व कहीं ना कहीं था। तो वह इस एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा कि कहाँ था। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, 1215 में इंग्लैंड के किंग द्वारा जारी किया गया था। उसको जो, मतलब अधिकारों का जो घोषणा पत्र था, उसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था, जो कि 1215 में प्रस्तावित किया गया था या फिर जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो संविधान संशोधन कौन सा था वो ये पूछा गया है, तो वह था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 78 और 76 में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। 42वां 76 में हुआ था और 44वां 78 में हुआ था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि कानूनी अधिकार बनाया गया कि क्या किया गया। प्रश्न यहाँ से अगर पूछा, सबसे पहले तो ये संविधान संशोधन पूछा जाता है कि वह कौन सा संशोधन था जिसके थ्रू इसको चेंज किया गया था, मतलब कि मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। सेकंड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह ये होगा कि वह किस भाग में है, ठीक है, कौन से भाग में है याद रखना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति न्यायोचित है, यानी कि न्यायोचित का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके उल्लंघन पर आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वॉटेवर, वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर उपयुक्त सभी। तो जो न्यायोचित है ना वो केवल मौलिक अधिकार है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी की चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 टॉपिक भी आज हमारी इस वीडियो में शामिल हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। जरा बताइए किस आर्टिकल में जा सकता है, होपफुली वह इसमें क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो आप इसका आंसर करना, ठीक है, कि हमें ये अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जो उनकी रक्षा करता है। मतलब मूल अधिकारों को किसके द्वारा गारंटी व संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको किसके द्वारा गारंटी व संरक्षण प्रदान है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किसको संविधान का अभिभावक माना जाता है, संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या फिर महान्यायाधीश को। तो जो हमारे संविधान है उसका अभिभावक जिसको माना जाता है वह है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक व भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकता है, यानी कि कटौती का मतलब है केवल कटौती से नहीं है, यानी कि उनमें कोई भी चेंज करना है, कोई उसमें अलग से प्रावधान जोड़ना है या फिर घटाना है या फिर किसी मौलिक अधिकार को पूरे तरीके से समाप्त ही करना है, तो ये राइट किसको दिए गए हैं, क्या ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है या फिर उच्चतम न्यायालय के पास है या फिर महान्यायाधीश या फिर संसद। तो यह जो अधिकार है यह केवल संसद के पास है। आंसर ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, यानी कि स्थायी नहीं है मतलब इनमें चेंज किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में संसद इनमें कटौती कर सकती है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसको दी गई है। जब आपातकाल लगता है तो उस टाइम पर जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। यह शक्ति किसको प्रदान या फिर प्राप्त है, जो भी है, तो यह राइट है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के तहत दी गई है। ये आर्टिकल जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अब यहाँ आपातकाल वर्ड आ गया है, लेकिन जब भी कोई वर्ड आता है ना, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी वर्ड आता है तो उसी के बारे में डिस्कस करने का मन करता है, लेकिन अभी आपातकाल का अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। यहाँ ये वर्ड हाईलाइट हो जरूर रहा है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए अलग से कोई प्रोविज़न नहीं करना पड़ता है कि ये समाप्त हो चुके हैं, वो खुद ही समाप्त हो जाते हैं जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ओके, तो वो है आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह हमारे फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है, किस दौरान? आपातकाल के दौरान। तो वह जो आर्टिकल है वह 359 है, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न यह आता है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, तो वह आर्टिकल 358 है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। वह कौन सा आर्टिकल है या फिर वह कौन सा अधिकार है हमारा जिसको आप किसी भी आपातकाल के दौरान, 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं आपके, नहीं निलंबित कर सकते हो, ठीक है। तो वह है आपका आर्टिकल 20 और इसके अलावा आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 20 और 21, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20, जिसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो उसमें कहा गया है, इसके अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे या फिर किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसके बाद ये प्रावधान हुआ है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह प्रावधान किया गया है, उससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ओके नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी? ऑप्शन है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15 या फिर 16, ठीक है। देखो हमारी जो पॉलिटी है उसमें जो भाषा लिखी हुई है ना, मैं एम लक्ष्मीकांत की बात कर रही हूँ क्योंकि उसके अलावा मैंने पॉलिटी के लिए कोई और सोर्स नहीं यूज़ किया है एक्चुअली, इस वजह से मैं उसको बोल रही हूँ। हो सकता है किसी और सोर्स में बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखी गई हो, लेकिन उसमें थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसका प्रयोग हुआ है, तो वहाँ हम थोड़ा सा जो है चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। तो इस वजह से उसको बहुत समझ के एक लाइन को भले ही 2 बार या 3 बार पढ़ना पड़े, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी? मीन्स टू से कि आप ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं कानून या विधेयक जो भी है मतलब नहीं बना सकते हो जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन हो, राइट। सिंपल सा ये है इसका मीनिंग। तो यह कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है? वह है आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि उनमें कुछ कमियां करने वाली जो विधियां होंगी वह शून्य मानी जाएंगी। अर्थ यह है इसका कि मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। आ गई वही बात, यानी कि अगर कोई भी, अब देखिए ये लाइन लिखी हुई है, ये चीज़ ऊपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर कोई भी ऐसा कानून बन जाता है, कोई भी ऐसी विधि यानी कोई ऐसा लॉ बन जाता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण हो रहा है, उनमें कुछ कमियां हो रही हैं, आप पूरे तरीके से अपने अधिकारों का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये मेरा प्रश्न है आपसे कि कौन से आर्टिकल के तहत आपको ये राइट मिला हुआ है, बताइएगा। लेकिन मुझे 99% ये श्योर है कि इसमें ये क्वेश्चन होगा ज़रूर आगे, ठीक है। अब मिल गया तो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं मिला तो आपको आंसर करना पड़ेगा। वेल नेक्स्ट है, कौन उस विधि या कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है? ओके फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह कौन है जो उस विधि या फिर उस कानून को गैर संवैधानिक यानी कि उसको बिल्कुल शून्य करार देगा? किसको? जो कानून हमारे फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण कर रहा होगा, राइट, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो यह जो अधिकार मिला हुआ है, यह अधिकार किसको मिला हुआ है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत,
ओहो, मिल गया आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन फिर भी आप आंसर करना, ये किसी भी विधि या कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ये रिट वाला जो मामला है ना, वो इसी के तहत है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है। अब ये पता, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें अंतर भी हैं काफ़ी सारे, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कम अधिकार हैं और उसके पास ज़्यादा हैं हाई कोर्ट के पास, रिट के मामले में, ठीक है। अ, ठीक है, क्या थी लास्ट लाइन, उसको जरा कनेक्ट तो करें। हाँ जी, गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अगर उन विधि या फिर कानून से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर उनका अल्पीकरण होता है, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट, किस मामले के आधार पर वर्तमान में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। किस मामले के आधार पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे मामले दे रखे हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर संघ बनाम केरल राज्य, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। वह कौन सा ऐसा मामला था जिसने अधिकार दिया था, तो वह कोई और नहीं था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के आधार पर वर्तमान में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। 1973 से रिलेटेड है वह ये मामला। नेक्स्ट है, किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रतिपादित की थी। वह कौन सा मामला था जिसने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रतिपादित की थी। बहुत बढ़िया मैटर है ये। शुरुआत करते हैं, पहले इसमें क्या है, ये ऑप्शन, क्या ऑप्शन दे रखे हैं वही हैं तीनों चारों मामले। तो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, ऑप्शन नंबर बी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया है। किस अनुच्छेद में है ये, मतलब ये है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता सभी को पता होगा, ये तो ये नहीं पता है तो फिर बहुत गलत है ना, पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 है। हाँ, तो यहाँ आपके कुछ आर्टिकल दे दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। भेदभाव पर निषेध, यानी कि आप इन चीज़ों के आधार पर, आपका धर्म हुआ, जाति हुई, या फिर लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 15 में, हमारी फंडामेंटल राइट में, भाग 3 में, संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं कि हाँ, क्वालिफिकेशंस के आधार पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको जिस पर्टिकुलर जॉब में जाना है उसके लिए डिफरेंट क्वालिफाइंग जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आप अवसर के लिए किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, सबके पास समान अपॉर्चुनिटी होंगी। उसके बाद है, किस वाद में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था, ठीक है। तो वह कौन सा मामला था, वह था मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन मामला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 में यह विवाद हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। ऑप्शन है आर्टिकल 13, 15, 18 या फिर 17। यह प्रोविज़न है आर्टिकल 17 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इनमें से। आर्थिक समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। प्रश्न क्या है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। हमारा जो प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हुए या नहीं हुए, शायद हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी होगी समानता के बारे में, है ना। तो उसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है इसका? तो यह है आपका मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो ये है आर्टिकल 19, ठीक है। और जीवन का अधिकार अभी आर्टिकल 21 में पढ़ाई है, दोष सिद्धि आर्टिकल 20 में पढ़ाई है, ये कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना ये तो यही आंसर हो जाएगा ए। आर्थिक समानता का अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है? किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ कुछ कोई बात नहीं, ऊपर ही आंसर कर दिया था, आर्टिकल 19 है वह। नेक्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है और इसके बारे में एग्जैक्ट किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बहुत कम जगहों पर लिखा हुआ है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 19 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी अभी मैंने आपको एक ऑप्शन में एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। आंसर है आपका सी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली है, लेकिन यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी उसको, ये मैं कर चुकी हूँ पहले। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट की, मैंने बताया था आपको आपातकाल तक, राष्ट्रपति वगैरह, ये सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। पॉलिटी की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर तो नहीं है बट हाँ बहुत कुछ है, कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट वाला हो चुका है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल वगैरह, संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण से पहले का जो चैप्टर है, ये सारी चीज़ें वहाँ कवर हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ आप देख लीजिएगा उसको, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये मैटर। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है। उसका अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 82वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां, 86वां या फिर 88वां? तो वह जो अमेंडमेंट हुआ था वह 86वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हुआ था ये 2002 में। 21 क के तहत प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए यह अधिकार था और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट वन है किस अनुच्छेद में मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी पर निषेध का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 23 में, 24 में, 25 में या फिर 26 में? तो यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी पर निषेध का प्रावधान है। ध्यान दें कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1976 में पारित हुआ था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये जोड़ा गया है। फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना समझाया जाए, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, पॉलिटी पूरा ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना समझाया जाए उतना ही कम है। लेकिन हमने यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, क्योंकि ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो कि अरे ये भी जो यार जानना है ये भी जानना है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जितना आपके पूछा जाएगा उतना ही यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी फिर डिटेल के लिए आपको नोट्स ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खनन इत्यादि जोखिमपूर्ण जगहों पर काम का प्रतिषेध करता है? ठीक है, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को? तो सभी को पता होगा 12, 13, 14 या फिर 15। तो करेक्ट आंसर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, आंसर सी है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खनन इत्यादि जोखिमपूर्ण जगहों पर काम करने का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि वह वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? 23 से 26, 24 से 27 या फिर 25 से 28 या फिर 26 से 28? ऑप्शन भी इतने क्रिटिकल बनाए हैं, मतलब ये मैं देख के ही मैंने कहा ये तो कहीं है ही नहीं है। वेल ठीक है, हमें तो केवल करेक्ट आंसर देखना है। ये है 25 से 28 जो है, मतलब क्या है क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो है 23 से 26 पढ़ा भी नहीं होगा आपने।
चलिए कोई नहीं, 27 करेक्ट आंसर जानना था हमको, 25 से 28 में है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। हाँ जी, अब है सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 24, 25, 26 या फिर 27? तो यह एक पर्टिकुलर प्रावधान है, किस आर्टिकल के तहत है, प्रश्न ये है। तो वह है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 25 में धर्म को मानने, आचरण करने तथा उसके प्रचार का अधिकार दिया गया है, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार बखूबी कर सकते हो, ठीक है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत दी गई है। प्रचार करने का प्रश्न एक बार को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कृपाण धारण करने वाला प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो याद रखना आर्टिकल 25 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 25 में एक वर्ड यूज़ किया गया है, वह है हिंदू। तो हिंदू में मतलब वह कौन है जिसको हिंदू शब्द इंगित नहीं कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि कौन लोग हैं जो हिंदुओं में काउंट नहीं होते हैं, यही प्रश्न है ना ये, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं पारसी, बौद्ध, जैन या फिर सिख। तो करेक्ट आंसर इसका पारसी है, इसमें पारसी नहीं माने गए हैं, केवल बौद्ध, जैन और सिख माने गए हैं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन एवं सिख को शामिल करता है उनको, लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का जो अधिकार है यह किस आर्टिकल के तहत है? वो है अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में क्या है, 25 में क्या था आपको पता चल गया था कि आप किसी भी धर्म के लिए, जिस धर्म को आप मानना चाहते हो आप मान सकते हो, आचरण की सिद्धि वगैरह ये सब है। उसके अलावा 26, 27, 28 में क्या है ये यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, कोई भी आर्टिकल छूटेगा नहीं, फंडामेंटल राइट से सारे यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे आपके, ठीक है। धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि 26 में ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहते हो रिलेटेड टू एनी रिलीजन, तो आपको पूरा राइट है। ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिमों से संबंधित तो कोई भी धार्मिक प्रबंध नहीं करा सकते हो। संविधान के आधार पर आपको ये अधिकार मिला हुआ है। वो एक अलग चीज़ है कि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चलता है, तो यहाँ लड़ाई दंगे तक हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ कराया गया तो, लेकिन आपको राइट मिला हुआ है प्रॉपर, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मानते भी हैं, पूजा भी करते हैं हर एक धर्म की। इसके अलावा आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार, संपोषित यानी कि आप जिस भी धर्म के लिए, अगर कोई भी कहते हैं ना कि चंदा देना या फिर कुछ ऐसे उसमें यूज़ किए गए शब्द, मतलब पैसा देना चाहते हो आप उसमें इन टोटल, तो वो आप दे सकते हो। आपके ऊपर कैसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप इस धर्म के लिए नहीं दे सकते हो, उस धर्म के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है, जिसमें भी आपको देना है। उसके अलावा आर्टिकल 28, इसमें धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, ये तो बहुत इजी लिखा हुआ है सामने, इसका क्या समझाना है, करेक्ट आंसर तो आपका क्या था यहाँ पे, सी आर्टिकल 27, ठीक है। भारतीय संविधान कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा भी हुआ है। 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और वह कौन से हैं 2 प्रकार के? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है आपका, जो कि 29 से 30 में है, आर्टिकल 29 और 30 में, यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है, ये जो अधिकार है, यानी कि 29 से 30 तक। लेकिन प्रश्न फिर से एक बार इस लाइन को पढ़िए कि आपको पूछा गया है कि कौन से अल्पसंख्यकों का प्रावधान है? केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने जाएंगे, ठीक है, वो हैं धार्मिक और भाषाई। भारतीय संविधान केवल धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है यहाँ कुछ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण किया गया है? 27, 28, 29 या फिर 30 में। यहाँ नॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। उनकी शिक्षा का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह किया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर आर्टिकल दिया ही नहीं है क्या? ये मेरे को अनुच्छेद जो है 30, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। कई बार इनमें 29 और 30 में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के तहत आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अथवा मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। एज आई टोल्ड यू कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमने कवर किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था शायद छूट गया हो, तो हम पूछ लेते हैं आपसे। तो आपको आंसर यहाँ मिल गया है। मैंने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही समझाया था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट में ही एक ऐसा अधिकार मिला हुआ है कि उनके हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? अभी इसके 32 सुनते ही मेरे मुंह पर यही वर्ड आ रहा था कि संविधान की आत्मा बताऊं, नीचे मेरे को दिख गया, मैंने कहा क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हम दोनों तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। तो वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखना। रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसको आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा जो हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उसको आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने का राइट प्राप्त है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों के पास ये अधिकार है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च व उच्चतम न्यायालय विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये रिट अनुच्छेद 32(2) के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन आ गया आगे, अब क्या करें। मतलब मेरे को लगता है कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए, अभी थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया था और वही क्वेश्चन आ गया। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अब क्या ही बताऊँ, बता तो दिया था सब कुछ। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ठीक है, ऊपर बता दिया था अभी। रिट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सभी को पता होगा रिट जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। आंसर यहाँ पर डी है। कौन से हैं वो आपके रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कार्पस, उसके अलावा है आपका परमादेश यानी कि मैंडामस, उसके अलावा है आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन, उसके अलावा है आपका चौथा है आपका उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूररी, उसके अलावा आपका अधिकार प्रक्षा है यानी कि कोवारंटो। प्रश्न अगर कई बार मैंने देखा है, जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह देखे हैं, वहाँ पर हिंदी में इनके नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए वो ये आपको मतलब कहते हैं ना देवनागरी लिपि वो यूज़ करते हैं और वो इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम जरूर याद रखना, इनके ही भरोसे मत रहना, 5 नाम इंग्लिश में। नेक्स्ट, रिट के मामले में किसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है? ये होना चाहिए ना, किसका। ये चीज़ भी पहले बता चुकी हूँ अगर याद हो तो, ऊपर अभी बताया था मैंने कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा राइट है, उच्चतम न्यायालय के पास है या फिर उच्च न्यायालय के पास है, संसद या फिर राष्ट्रपति, ठीक है। तो रिट के मामले में किसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है यानी कि किसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, वह है आपका उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये है एक ऐसा मामला, वैसे हर क्षेत्र में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन हमारा जो रिटों के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा मामले होते हैं, वह ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है, उसका ज़्यादा अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन वहीं अगर बात करें उच्च न्यायालय की, तो यह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यही कारण है कि
रिट के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, इसके पास फंडामेंटल राइट के अलावा भी काफ़ी सारे और मामले हैं जिनमें यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब वह मामले कौन से हैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत खुफिया विभागों के कुछ कार्यों या मौलिक अधिकारों पर रोक का प्रावधान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 33, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा सेना खुफिया विभागों के कुछ कार्यों या मौलिक अधिकारों पर रोक का प्रावधान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा जाता है ये डायरेक्ट, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शंस हैं 32, 33, 34 या फिर 35। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 35, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर रोक का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जो मार्शल लॉ है वह लागू होने पर फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स पर रोक का प्रावधान करता है। वह है अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अनुच्छेद 34 संसद द्वारा किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर रोक का प्रावधान करता है। ठीक है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में, इसलिए इसमें मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ। नेक्स्ट है, किसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं क्या, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, फंडामेंटल राइट वाला आपका सब कुछ खत्म हो गया है, पूरे मैंने आर्टिकल्स कवर कर लिए। चलिए, तो नीति निदेशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है या फिर उपयुक्त सभी हैं। अब बता ही दिया है तो करेक्ट आंसर जो है आपका नीति निदेशक तत्व है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल वह तत्व हैं जो जिनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि कोई गिनती नहीं है इसकी, सीधा पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, फंडामेंटल राइट जैसे ही फिनिश होते हैं उसके बाद आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कहाँ पर ख़त्म हुए हैं आपके, वो हुए हैं 35 पे। तो 35 में, तो ये 35 से 51 है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 36 से 51 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 35 में तो दिया गया है ना, 35 में क्या दिया गया है कि संसद के पास हमारे फंडामेंटल राइट को बनाने का अधिकार है, बनाने का, जो भी करने का, उसमें चेंजेस करने का। ठीक है, तो वो तो वहाँ हो गया ख़त्म। 36 से 51 तक आपके क्या दिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भाग कौन सा है, 4। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है। ठीक है, सीधा सीधा बोला जाए तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, हम अपनी भाषा में याद करेंगे ना, क्योंकि हम गंवा रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। करेक्ट आंसर आयरलैंड है, ऑप्शन नंबर डी। नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इनमें से कौन अवाद योग्य या फिर गैर न्यायोचित है। अब न्यायोचित का मतलब बता चुकी हूँ, तो ये गैर न्यायोचित का मतलब मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका अपोजिट है, सिंपल सी चीज़ है। मतलब कि इनका उल्लंघन होने पर आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं है। उल्लंघन हो रहा है तो होने दीजिए। चलिए कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्योंकि टॉपिक ही वो चल रहा है, तो आपका है नीति निर्देशक तत्व। ये जो लोग ना ये उपयुक्त दोनों और ये उपयुक्त सभी, इनको देख करके एकदम टप से टिक कर देते हैं ना, हाँ बस यही सही है, बहुत गलत करते हो, मैं बता रही हूँ तुमको, पछताओगे किसी दिन। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब क्या है कि आप उस पर कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं मिला हुआ है कि आप उस पर बहस करें जा करके। गैर न्यायोचित है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। राइट, उल्लंघन हो गया तो हो गया। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2, 3, 4 या फिर 5। ये तो आपको पता होगा। 3 कौन से हैं, 3 बताइए जरा।
नीचे पता चल जाएगा। समाजवादी हैं और गांधीवादी हैं, उदारवादी हैं या फिर उदार बौद्धिक हैं। 3 तरीके के आपके क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 38, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना व आय, प्रतिष्ठा व अवसरों आदि की असमानता समाप्त करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया है? अब आपसे एक बात करेंगे हम, ठीक है। बात ये है, पहले तो आंसर देख लीजिए, 39 घ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन पूछा गया था इसी का, यही क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था शायद वो, कि आर्थिक वाला कुछ था ना, आर्थिक समानता। हाँ जी, आर्थिक समानता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आपके संविधान में है, लेकिन वो आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान से याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जैसे पढ़ते हैं और चैप्टर भी बिल्कुल सेम जगह पर है, इसके बाद ही डायरेक्ट वो है आपका फंडामेंटल राइट है, उसके बाद जो है भाग भी वही है, तीसरे के बाद चौथा है, और वो अनुच्छेद भी वही है सारे। तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि हाँ संविधान में ये पढ़ा है, हाँ भाई ये होगा जरूर, उसी में होगा फंडामेंटल राइट में। कंफ्यूज नहीं होना है, आर्थिक समानता नहीं दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट में, ठीक है। चलिए, आंसर यहाँ बी हो गया। ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, आप मजाक उड़ाएंगे हमारा। अनुच्छेद 39 क, इसमें क्या है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। 39 घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 च, बच्चों का स्वास्थ्य विकास। चलिए, नेक्स्ट है, काम के लिए न्याय संगत दशाओं का उपबंध कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 35, 36, 41 या फिर 42। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? जो होना चाहिए वही है अनुच्छेद 42। 41 में कहा गया है कि काम, शिक्षा, बीमारी, बुढ़ापा के दौरान लोक सहायता आदि पाने का अधिकार है आपको। इसके अलावा 42 में है, काम के लिए न्यायसंगत व मानव के लिए उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या दे रखा है ये आपको पता चल चुका है। देखिए, एक बात बोलूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लाइन जो लिखी हुई है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं सच बता रही हूँ, ये एक लाइन ना यहाँ पे आधा घंटे की है, सच में। ये एक लाइन आधा घंटे की, आधा घंटा नहीं 1 घंटा ले सकती है, क्योंकि है पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आपको नीड नहीं है जिस चीज़ को मैं पढ़ा रही हूँ। अब एक बच्चे को ABCD में हम कितना सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसको नीड तो ABCD की है, राइट। तो यहाँ आपको नीड केवल जितनी है वही बताया जा रहा है, इसके आगे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पूछा जाएगा वहाँ आपको बिल्कुल ज्ञान दिया जाएगा, उस लेवल का ज्ञान दिया जाएगा, उससे ऊपर का ज्ञान दिया जाएगा। चलिए, नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्लीज़ याद रखना। अनुच्छेद 40, जिसमें आपके ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 43 ए जो है आपका, इसमें उद्योगों में श्रमिक की सुरक्षित भागीदारी है। और 43 बी में सहकारी समितियों की शैक्षिक गठन, इसके अलावा स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है। भाई एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि फंडामेंटल राइट से बस इतने से क्वेश्चन, तो नहीं भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा, केवल क्वेश्चन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इसी के बहाने आपने 51 वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, ये मुझे पता चल गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद पशु बलि पर रोक लगाता है? बता दीजिए। देख लिया ना, मुझे पता था। चलिए, अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करता है। अनुच्छेद 47 नशीली दवाओं तथा शराब आदि का प्रतिबंध करता है। 48 जो है पशु बलि पर रोक लगाता है। और पशु बलि में भी जो दुधारू पशु होते हैं ना, लिखा हुआ है वहाँ पे, जो दूध देने वाले पशु हैं उन पर रोक लगाता है, ठीक है। बकरी है, गाय है, आई थिंक ये दो नाम मेंशन है, मैं अभी इस टाइम पर फॉरगेट कर रही हूँ। चलिए, समान नागरिक संहिता का उल्लंघन किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 44 ऑप्शन नंबर ए। समान कार्य के लिए समान वेतन, सॉरी समान वेतन बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, समान नागरिक संहिता है ना, समान ही तो है 44, ऐसे याद रख सकते हो ना ट्रिक लगा के। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। वर्तमान में सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। हाँ, यहीं से तो प्रश्न पूछा जाएगा। ये एक बार को नहीं पूछा जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। ये गोवा में है, केवल भारत के केवल इकलौता राज्य गोवा है वो जहाँ पर ये समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? किस अनुच्छेद में था? 45, 44, 46 या फिर 47? मैंने ऑप्शंस जिस तरीके से पढ़े हैं ना, अगर उसने ऑप्शन पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लिया, वो आंसर पता लगा लेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बचपन देखभाल व 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, यानी कि अभी जो है वह 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निशुल्क शिक्षा को 21 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड एक चीज़ करेक्ट करूं, ये 2000 ये क्या है भाई, क्या कर दिया है, के तहत मूल अधिकार बना दिया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया था। ठीक है, चलिए, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 48, 48A, 49 या फिर 50? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 48A, हाँ तो वही सही है, सही है होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल 48। कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली 48A, पर्यावरण वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण पूछा जाता है, प्लीज़ याद रखना। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मैं वो बताऊंगी आपको, वो भी पूछा जाता है। चलिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह है वह प्रश्न जो पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 50, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है ना, एक चीज़ बताती हूँ आपको, वो जो मेरे साथ होते हैं ना इंसिडेंट, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। हुआ है मेरे साथ, जब मैं पहले एक बार टेस्ट लगा रही थी, कभी बहुत दिन हो गए ये सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन वहाँ पर 51 था और एक जगह पर 51A भी था। ठीक है, बहुत यही हो गया मेरा खेल ये हो गया कि मैंने इस पर टिक कर दिया। मैं कंफ्यूज हो गई 51A या फिर, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, जबकि आपको पता है कि इसमें हमारे क्या आने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। तो कंफ्यूज मत होना आप, ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? यह जो कथन कहा था, ये केटी शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, केटी शाह ने यह कहा था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह तथ्य। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, यह किसका कथन है? यह कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह कथन किसका है? यह कथन किसी और का नहीं है, BN राव का है। कौन थे BN राव? बताइए जरा मेरे को, फटाफट से बताइए। BN राव से संबंधित एक तथ्य जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़। नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक है, BN राव ने ऐसा कहा था। कौन राष्ट्र के पिता, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं? कौन है बताइए? ये वही हैं जिनके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। आर्टिकल 51 के तहत क्या दे रखा है? 51 का ए, बताइए। तो हाँ, हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं, लेकिन क्या हम उन कर्तव्यों का पालन करते हैं? पूछिए जरा अपने आप से एक बार। तथा उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं। ठीक है भाई, आपका देखो दायित्व बनता है ना, थोड़े से कर्तव्यों का पालन किया करिए। चलिए,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत छोटा है लेकिन अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से ये वाला, तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के अध्याय को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था, जिसका गठन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के मंत्रीकाल प्रधानमंत्री काल में हुआ था। ठीक है, मंत्री काल कौन सा होता है? प्रधानमंत्री काल तो होता होगा मंत्री काल। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? वह कौन सा अमेंडमेंट था? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों मैम ने ऐसा बोला है कि संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि भैया जी हम पहले ही आपसे बोल चुके हैं कि ये हैं आपके इसमें, और जहाँ पर ये जुड़ जाए वहाँ समझ लीजिए हो गया संशोधन। ठीक है, वहाँ संशोधन हुआ है, कुछ न कुछ दाल में काला हुआ है वहाँ पे। तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। और वह संशोधन कौन सा था? वह आपसे प्रश्न पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया था, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है और वह है 51 क, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ध्यान देना, नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अभी कितने हैं वो? अभी वो 11 हैं, आगे आएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस, यूएसए, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड? हाँ जी, तो ये जो आपके मूल कर्तव्य हैं, ये मैं आपको पहले प्रियम्बल के टाइम पे आई थिंक बता चुकी हूँ, तो ये आपके रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया गया है। सही बताया ना हमने? हाँ जी बिल्कुल, हम गलत नहीं बता सकते हैं। किसको प्रभावी बनाने के लिए जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था? वहाँ जे.एस. वर्मा नहीं लिखा हुआ है ना, वर्मा समिति लिखा हुआ आएगा केवल, तो आंसर करेक्ट करना आप। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर मूल कर्तव्य है। इस टेस्ट में आंसर लगाना और पेपर में आंसर लगाना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ आपको पता है कि कौन सा टॉपिक मैम ने कब स्टार्ट किया है। ठीक है, इसलिए आप आंसर खट्टा खटाक सही लगा रहे होंगे, लेकिन भाई वहाँ अच्छे से करना। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कौन अवाद योग्य होते हैं इनमें से? नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर ए और सी दोनों? फंडामेंटल और राइट तो है नहीं है, खांसी की वजह से बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी बार बार पॉज करना पड़ता है, सॉरी। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका ए और सी है, मौलिक अधिकार नहीं आएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य अवाद योग्य होते हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी वैसे ही होते हैं, ऊपर मैं आपका एक्सप्लेनेशन दे चुकी थी इसका। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं वर्तमान में? ठीक है, वर्ड एक एक वर्ड वहाँ पर मेंशन किया जाता है ऐसा जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, अगर यही बोलता मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। 11 हैं, 10 हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है ना, मुझे मालूम है उनके लिए बहुत मामूली सी चीज़ें होंगी। सोच रहे होंगे क्या बता रही हो मैडम, हलवा है ये हमारे लिए। हमें मालूम है आपके लिए हलवा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हलवा नहीं है। कुछ लोगों के लिए करेले की सब्जी है जो बहुत कड़वी होती है। ठीक है, 10, 11, 12 या फिर 13? 11 हैं वर्तमान में, पहले ये 10 थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किया गया, जिसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है मतलब उम्र तक के बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, मतलब उनका ये मूल कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। मैं क्या सोच रही हूँ पता है? मैं ये सोच रही हूँ कि एक लाइन बोल दूँ मैं आप लोगों के लिए। वो लाइन ये है गाइस, कि जो ये संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा आपको 21 क भी जोड़ा गया था और यहाँ पर भी एक चेंज हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये हुआ था, तो 2 चीज़ें इससे जोड़ी गई हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य
है? संविधान का पालन, देश की रक्षा, रक्षा व सेवा, या फिर भारत की अखंडता की रक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है, दे संविधान का पालन, देश की रक्षा व सेवा और भारत की अखंडता की रक्षा, आंसर डी है, क्योंकि ये सारे ही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल हैं। संविधान का पालन, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, और इसके अलावा स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। देख रहे हो इस लाइन को, पढ़ रहे हो? पढ़ो जरा इस लाइन को, दोबारा पढ़ो। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनके लिए एक सम्मान की भावना रखना। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मीम बनाई जा रही हैं उनके लिए, है ना? सोशल साइट पे मीम बनती हैं और हम उन्हें देखकर हंसते हैं, है ना? सब करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भाई बहुत गलत है। जिन लोगों ने आज ये भाजपा, कांग्रेस, ये सब स्टार्ट हो गया, मैं सच में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखूँगी, बट ये गलत है। अब जो लोग जिन्होंने पहले हमारे लिए इतना सब कुछ किया है ना, आप आज की उन पार्टियों के बेसिस पे उनको जज मत कीजिए, ठीक है? उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, और यही वह लाइन यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है? भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा व सेवा करना, ये सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ केवल 4 बताए गए हैं, बाकी के और आगे बताए जाएंगे शायद। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, या फिर हमारी संस्कृति का महत्व व उसका परिरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें प्रश्न पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो पर्यावरण का जो संरक्षण है ना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। समरसता व, यहाँ पर फिर से आपको दे दिए गए हैं 4 और दे दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी। समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, भेदभाव की समाप्ति व स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, समझ रहे हो? यानी कि ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्री के सम्मान के खिलाफ हैं, उनका त्याग करना क्या है? हमारा कर्तव्य है। हमारी संस्कृति का महत्व व उसका परिरक्षण, ये हमारा कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन व जीव दया, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आता है, ठीक है? याद रखना। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन व जीव दया, ये यहाँ पर है, और पर्यावरण का संरक्षण जो है वो स्पेशली नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ये लाइन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ जिन्होंने डी लगाया है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारे हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूरी बनाना, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा जिससे भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह आपका प्रावधान जोड़ा गया है, यानी कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, पूछा जाता है ये, ठीक है? तो आपके एक्सप्लेनेशन में हमने देखिए यहाँ आपको 4 मूल कर्तव्य बता दिए थे, इससे ऊपर वाले एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन में 4 मूल कर्तव्य बता दिए थे, 3 बचे थे वो लास्ट वाले बता दिए हैं। तो कितने होगा? ये 4 और 4 8 और 3 11, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ये आप सभी को पता चल चुका है, ठीक है? चलिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बाहर गया है लिटरली। यहाँ से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ा है तो आपका कोई क्वेश्चन सच में नहीं छूटेगा। केवल क्वेश्चन रट के जा रहे हो कि इसका आंसर डी है, ए है, बी है, सी है, तो नहीं हो पाएगा काम। थोड़ी सी एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा कोई ऐसी खास बात है नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ का लिंक नहीं, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप लोगों को बाकी सारे कोर्सेज़ की भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है, हमारे जीएस के शॉर्ट नोट्स जो हैं, जो कि हमने स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आप उन्हें किसी और एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जीएस हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है?
अभी आपके यूपी टेट, सुपर टेट और ये सी टेट, ये एग्ज़ाम जैसे कि आ रहे हैं, इनमें अगर आपको जीएस के नोट्स की नीड है, हिंदी के नोट्स की नीड है, तो वहाँ आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको सारी हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के, यूपी स्पेशल के, हिंदी के, साइंस तीनों हैं उसमें, हिस्ट्री सॉरी तीनों साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे ही क्वेश्चंस वहाँ पर आपके सॉरी जो नोट्स हैं वहाँ पर आपको शॉर्ट में मिले हैं। प्लस में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगी, ठीक है। सो फ्री है करंट अफेयर्स तो उसका अमाउंट अमाउंट जानना है आप लोगों को, 199 है, ठीक है। बहुत ही मामूली सा अमाउंट है, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ दी जाएगी, कहीं पर भी आपको साइट वगैरह पे नहीं जाना है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे आप लोगों ने सबने कर रखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।